स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्या लिखा है क्लास 9th। आज हम फिजिक्स क्या करेंगे, आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे और इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं, चैप्टर 2। चैप्टर 2 आपका क्या है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, वो हम देखेंगे। और वीडियो का जो पार्ट है वो पार्ट 2 है। इसके पहले जस्ट प्रीवियस में पार्ट 1 वीडियो बन चुका है, जिसमें आप मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो डिस्कशन कर लेते हैं। इस चैप्टर में हम देखिए क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो न्यूटन साहब ने कुछ लॉ दिए थे, न्यूटन साहब ने पूरे 3 लॉ दिए थे, जिसमें हम इसमें जो फर्स्ट लॉ है आपका, न्यूटन जी ने जो फर्स्ट लॉ दिया था उस लॉ को हम कवर करेंगे। यहाँ पे लिखा भी है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिर उसके बाद इनर्शिया, ये बहुत ही किसी भी बॉडी की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंस प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। नेक्स्ट हम क्या कवर करेंगे, मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में ये कुछ है कि मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया, मतलब जो मास है वो इनर्शिया का मेजर है, यानी कि द्रव्यमान क्या है, जड़त्व का माप है। अगर हिंदी में इसे डिफाइन करें तो द्रव्यमान क्या है, जड़त्व की माप है। मतलब कहने का मतलब है इनर्शिया जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है। इसके बाद टाइप्स ऑफ इनर्शिया, मतलब इनर्शिया क्या क्या टाइप्स हैं। और जो लास्ट टॉपिक है आपका, हम मोमेंट देखेंगे कि मोमेंट क्या होता है। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, कम समय में हम कोशिश करेंगे कवर हो जाए। जैसा कि इसमें लिखा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन साहब ने कुछ लॉ दिए थे, उसको हम क्या करेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो न्यूटन साहब ने क्या बताया था, न्यूटन साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था मोशन के बारे में। मतलब जो बॉडी मूव करती हैं, बॉडीज हैं मूव करती हैं, तो बॉडी जो मूव कर रही हैं वो कैसे मूव कर रही हैं, तो उनके बीच में कुछ फोर्स लगते हैं, मोशन होता है। कोई भी आपकी बॉडी है वो कब मूव करता है, कोई भी बॉडी आपका कब मूव करेगा, जब उस पर कोई ना कोई फोर्स लगता है, तब जाके बॉडी हमारी मूव करती है। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये पेन यहाँ पे क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। और मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो बॉडी यहाँ से लेकर वहाँ तक गई, मतलब इसका पोजीशन चेंज हुआ। यानी कहने का मतलब यही है कि कोई बॉडी मूव कब करेगी, जब हम कोई फोर्स लगाएंगे। तो न्यूटन साहब ने कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था बॉडीज़ के मोशन के बारे में। तो उन्होंने कुछ रिलेशन पुटअप किया था, किसका, फोर्स और मोशन के बारे में। तो उन्होंने कुल 3 लॉ बताए थे, 3 लॉ रिलेटेड टू द मोशन ऑफ बॉडीज। मतलब कोई बॉडी मूव करती है तो उसके बारे में उन्होंने 3 लॉ दिए थे। क्या लॉ दिए थे, पहला कि अगर कोई बॉडी, इफ़ अ बॉडी मूव, मतलब कोई बॉडी है मूव कर रही है तो वो कॉन्टिन्यूअस मूव करती रहेगी, कॉन्टिन्यूअस मूविंग, या फिर रिमेंस मूविंग, वो वैसे ही मूव करती रहेगी। या फिर अगर रेस्ट में है तो ऐसे ही वो रेस्ट में बनी रहेगी। तो पहला लॉ उनका ये था। जो सेकंड लॉ था, सेकंड लॉ आपका क्या है, अगर कोई बॉडी है वो अगर फोर्स अप्लाई कर रही है तो बॉडी के फोर्स जो अप्लाई कर रही है वो मास और उसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी कि जो सेकंड लॉ है वो क्या है, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि F = m × ये मैथमेटिकल फॉर्म है। थियरी में कुछ अलग है, वो मोमेंट से रिलेटेड, वहाँ से डेरिवेशन किया जाता है तो आपका ये मिलता है। तो डायरेक्ट अगर आप बताना चाहते हैं तो इसके बारे में डायरेक्ट आप जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है यहाँ से बता सकते हैं। तीसरा उन्होंने क्या बताया था कि कोई बॉडी है, मतलब इफ़ अ बॉडी, कोई बॉडी है वो क्या कर रही है, किसी अनदर, इफ़ अ बॉडी फोर्स ऑन अनदर बॉडी, किसी अनदर बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रही है, तो जो दूसरी आपकी जो बॉडी है वो उतना ही फोर्स, मतलब इक्वल में उतना ही फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, पहले वाले बॉडी पर अप्लाई करती है। मीन्स यानी कि जो हमने एक्शन किया, पहला बॉडी है जो दूसरे बॉडी पे एक्शन किया, तो क्या होता है, उसने जितना फोर्स लगाया वो दूसरे बॉडी के फोर्स के बराबर होगा। यानी कि वो भी क्या करेगा, आपका रिएक्शन करेगा। यानी कि जो आपका तीसरा जो आपका लॉ होता है वो शॉर्ट रूप में हम क्या कह सकते हैं,
कि जो फोर्स अप्लाई होता है वो एक्शन रिएक्शन, यानी कि पहले वाला एक्शन करेगा तो दूसरा वाला भी रिएक्शन करेगा, तो इनके द्वारा जो फोर्स अप्लाई हुआ वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। कितना होता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है। अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा। तो ये कुल मिला जुला के शॉर्ट रूप में हमने दिया कि उन्होंने 3 लॉ दिए थे। अब हम फर्स्ट लॉ के बारे में हम कवर करेंगे कि फर्स्ट लॉ क्या था। तो चलिए आज जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसको हम देखते हैं। अभी मैंने शॉर्ट इंट्रो दिया था न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, इसमें क्या बताया था न्यूटन साहब ने? न्यूटन साहब ने क्या बताया? यही बताया कि अ बॉडी एट अ रेस्ट विल रिमेन्स रेस्ट, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो कंटिन्यू रूप से मोशन में करेगा, इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड। उसकी जो स्पीड होगी, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब कहने का मतलब अगर वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो 20 सेकंड के मीटर पर सेकंड स्पीड से वही चलेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक? अनटिल या अनलेस सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, मतलब जब तक कोई हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करें तब तक वो चलता ही रहेगा, या फिर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। अनबैलेंस फोर्स कहने का मतलब क्या? कोई एक्सटर्नल फोर्स, क्या? कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक उस बॉडी पे हम अप्लाई नहीं करेंगे, उस बॉडी पे अप्लाई नहीं करेंगे, वह उसकी पोजीशन क्या होगी? डज नॉट चेंज। उसकी पोजीशन चेंज नहीं होने वाली। जैसे मान लीजिए 2 एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं। जैसे आप साइकिल चलाते होंगे तो कह रहा है अ साइकिल एट अ रेस्ट विल रिमेन्स रेस्ट, मतलब अगर साइकिल आप जो एक जगह खड़े किए हैं, मान लीजिए आपकी ये साइकिल, ये इस पर सीट लग गई, इसके मान लीजिए 2 हैंडल हो गए, मतलब समथिंग लाइक ऐसे, तो अगर ये रेस्ट में है तो यहीं रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक इस पर हम कोई पैडल ना लगाएं, मतलब ये यहाँ पे आपका पैडल होता है लाइक ये और ये समथिंग ऐसे, जब इस पर हम पैडल लगाते हैं तो ये साइकिल क्या होती है? आगे की तरफ मूव करती है। क्या करेगी? बॉडी मूव कर जाएगी। लेकिन अगर ये पैडलिंग हम नहीं करेंगे तो ये बॉडी क्या होगी? रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, आप कार चलाते ही रह रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, कंटिन्यूअस आप मूव कर रहे हैं। कब तक? जब तक ये आप कोई ब्रेक अप्लाई ना करें, यानी कि ये आपकी कार है, ये आपकी स्टीयरिंग है, आप कार चला रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप चलाते जा रहे हैं, आपकी कार चलती जा रही है, कहीं रुकी नहीं रही है, लेकिन आपको रोकना है तो आप क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे। क्या करेंगे? कोई ना कोई एक्टिविटी आप करेंगे। आप एक्टिविटी में कौन सा एक्टिविटी करेंगे? आप ब्रेक अप्लाई करेंगे उस कार को रोकने के लिए। तो आपने जो ब्रेक अप्लाई करने वाला काम किया वो एक एक्सटर्नल फोर्स के रूप में आपने यूज किया, यानी कि कोई ना कोई आप बाह्यतम फोर्स अप्लाई किए ब्रेक पर, तब जाके आपकी गाड़ी क्या हुई? ब्रेक लगी, मतलब रुक गई। तो ये जो न्यूटन साहब ने बताया कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग न्यूटन जी ने यही बताया कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो कंटिन्यूअस मूव करेगी, अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई मूव कर रहा है तो मूव में ही रहेगी। जैसे अभी एग्जांपल 2 दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूटन ने क्या बताया था। न्यूटन साहब ने यही बताया था। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं? इनर्शिया के बारे में देखते हैं। ये इनर्शिया का मतलब होता क्या है? इनर्शिया, देखिए जो इनर्शिया वर्ड है आपका वो इनर्ट वर्ड से लिया गया है, और इनर्ट का मतलब होता है मना करना। क्या? मना करना। अब ये फिजिक्स का मतलब क्या है? आप जब केमिस्ट्री पढ़े होंगे क्लास 10th में, केमिस्ट्री जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर आपका लास्ट, तो उसमें जो 18 ग्रुप है उसमें कहाँ 18 ग्रुप में कुछ इनर्ट वर्ड करके यूज किया गया होगा, बोला गया होगा इनर्ट गैसेज, यानी अक्रिय। वहाँ पे कह सकते हैं अक्रिय, मतलब कुछ होता ही नहीं है।
और इनर्ट यहाँ पे फिजिक्स में यहाँ पे मना करना, यानी कि जो बॉडी है वो क्या कहती है, वो मना करती है अपना पोजीशन चेंज करने में, कहती नहीं हम चेंज नहीं करेंगे। तो शॉर्ट रूप में देखें तो यही बॉडी की इनर्शिया कहलाती है। तो इसी इनर्ट वर्ड से इनर्शिया वर्ड आपका डिराइव हुआ। चलिए देखते हैं, कह रहा है बॉडी की वो प्रॉपर्टी, मैंने प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, मतलब बॉडी की वो प्रॉपर्टी टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट। क्या करता है वो, रेसिस्ट करता है, कह रहा है कोई चेंजिंग, मतलब एनी चेंज इन इट्स स्टेट, अपने आप में कोई चेंजिंग करने से क्या करता है वो मना करता है, रेसिस्ट करता है। और यही टेंडेंसी क्या कहलाती है, हमारी इनर्शिया कहलाती है। यही प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है। मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट इज टर्म्ड एज अ इनर्शिया। क्या कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है। तो इनर्शिया आपको समझ में आ गया होगा। अब इनर्शिया, तो लॉ ऑफ, यहाँ पे जो एक पॉइंट दिया है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पॉइंट टुवर्ड्स दिस प्रॉपर्टी इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था क्या, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट, अगर कोई बॉडी मूव में है तो मूव। तो क्वेश्चन ये है कि ये बॉडी रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में ही है, और ये बॉडी आखिर मूव कर रही है तो क्यों मूव कर रही है। तो ये इसलिए मूव कर रही है क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई है, वो है इनर्शिया, और इसी इनर्शिया के कारण ये बॉडी रेस्ट में है तो कह रही है रेस्ट में ही रहेंगे। बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करती रह रही है, ये इसी इनर्शिया प्रॉपर्टी के कारण। ये इनर्शिया क्या करता है, वही चीज़ मना करता है कि नहीं चेंज नहीं होगा। कब चेंज होता है, जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज करते हैं, तब जाके बॉडी की पोजीशन चेंज होती है। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया कहने का मतलब क्या है कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। आपको समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया अगर कोई पूछे तो बोल दीजिए न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ, न्यूटन साहब ने जो फर्स्ट लॉ दिया था उसी को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। या फिर जो गैलीलियो का जो लॉ आता है, गैलीलियो साहब ने जो लॉ दिया था, इसे जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, इस लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो लॉ या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी को बोला जाता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। ये इसका क्या मतलब है, इसके कहने क्या मतलब है, मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया, ये क्या कहता है। देखिए ये कहता है कि इट इज़ ईजियर टू पुल अ टॉय कार रैदर देन द ओरिजिनल कार। जो इनर्शिया आपका जो वर्ड है, इनर्शिया में क्या करते हैं, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मूव है तो मूव करती रहेगी। अब कोई हल्का चीज़ है, मतलब बहुत ही स्लाइटली कोई बॉडी है, कोई लाइट बॉडी है, मतलब जैसे लाइक का पेन है ये, अगर इसे हमें उठाना है तो बहुत ईजिली क्या कर लेंगे, हम उठा लेंगे। लेकिन यहीं अगर हमें पत्थर हो, 20 किलो का पत्थर हो, अगर उसे उठाना हो तो हम क्या करेंगे, नहीं उठा पाएंगे उसे हम। मतलब यहाँ पे कि जो इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है। मतलब जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया उतना ही ज़्यादा, और जिस बॉडी का मास जितना ही कम उसकी इनर्शिया उतना ही कम होगी। सीधा सा सिंपल सा मतलब इसका यही हुआ, मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे वही चीज़ कर रहा है, इट इज़ ईजियर टू पुल अ टॉय, मतलब किसी टॉय को पुल करना बहुत ही आसान है, किसकी अपेक्षा, ओरिजिनल कार के। अगर हम कहते हैं कार को पुल करो आप, तो किसी कार को आप पुल नहीं करोगे। इट मीन्स द इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू द चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ बॉडी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ किसी बॉडी की इनर्शिया क्या मेजर करती है, बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब कि फोर्स कितना रहेगा रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट्स ऑफ बॉडी, मतलब किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर होगा, मतलब कितना फोर्स चाहिए, ये बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। मतलब जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा उसका फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब उसकी इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगी। तो ये इसके मतलब ये हुआ कि मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। अब हम देखेंगे
टाइप्स ऑफ इनर्शिया, मतलब टाइप ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो टाइप ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे थे। टाइप ऑफ इनर्शिया देखिए तीन तरह के होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of direction, and the third inertia of motion। ये तीन हैं, inertia of direction, inertia of motion और inertia of rest। सो सबसे पहले फर्स्टली वी टॉकिंग अबाउट द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट? देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, मतलब बॉडी की वो प्रॉपर्टी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे कि बात अपोज, मतलब जो बॉडी रेस्ट में है उसका क्या करेगी, वो कोई किसी भी चेंजेस के लिए वो अपोज करेगी, उसका विरोध करेगी नहीं। वो जैसा रेस्ट में रिमेंस रेस्ट में ही बना रहना चाहेगा वो। जैसे कि एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं, मान लीजिए जैसे ये एक ट्री है, इसमें बहुत सारे पत्ते लगे होते हैं। अब यहाँ पे एक बंदा आया, क्या किया, वो इसको मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है, मतलब पेड़ को हिलाता है। तो जब पेड़ को हिलाता है तो पूरी पेड़ क्या होती है, मोशन में आ जाती है, मतलब हिलने लगता है। लेकिन जो इसके लीव्स हैं वो क्या हैं, वो रेस्ट में है। वो क्या है, वो रेस्ट में है। तो रेस्ट में बने होने के कारण वो क्या करते हैं, जो टोटल लीव्स होता है, जो पत्ते होते हैं, जब ये मूव करता है क्या होता है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज किया वो, फिर क्या होते हैं, पत्ते पूरे फॉल डाउन हो जाते हैं। क्यों फॉल डाउन हो गए? क्योंकि जो पत्ते हैं वो रेस्ट में बने होने के कारण क्या होते हैं, वो जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई होता है तो वो नीचे गिर जाते हैं और फिर जाके पुनः वो रेस्ट में ही बन जाते हैं। सीधा सा मतलब ये हुआ। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द ब्रांच ऑफ अ ट्री सेकेंड विगोरसली, मतलब जब किसी व्हेन द ब्रांच ऑफ ट्री, मतलब पेड़ की शाखाएँ इस सेकेंड विगोरसली, मतलब बहुत तेज़ से क्या करते हैं, सेक करते हैं, आप ऐसे हिलाते हैं। देन द सम ऑफ लीव्स फॉल डाउन, तो उसमें से कुछ जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, सम ऑफ लीव्स फॉल डाउन, मतलब कुछ जो पत्ते होते हैं गिर जाते हैं। इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, या क्योंकि ऑन सेकिंग द ब्रांच ऑफ ट्रीज, मतलब अब जब पेड़ के ब्रांचेस शाखाओं को आप जब सेकिंग करते हो, हिलाते हो, तो इट्स कम्स इन द मोशन, तो वो मोशन में आ जाते हैं। बट द लीव्स टेंड्स टू रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, लेकिन जो पत्ते हैं वो रेस्ट में है, तो अपने आप को रेस्ट में ही बना रहना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, रिमेन्स इन स्टेट्स ऑफ रेस्ट, मतलब रेस्ट में ही बने रहना चाहते हैं। हैंस द लीव गेट सेपरेटेड फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ ट्री एंड फॉल डाउन। तो जो पत्ते हैं वो कह रहे हैं कि मतलब वो अपने रेस्ट पोजीशन में ही बने रहना चाहते हैं, जिसके लिए क्या करते हैं, पत्ते उस ब्रांच से सेपरेट हो जाते हैं और पुनः नीचे गिर जाते हैं और फिर वो रेस्ट पोजीशन में आ जाते हैं। तो यही कारण है कि जो पौधा है, जो ट्री है, आप मतलब उसके कुछ ब्रांचेज आप हिलाते हो तो उसमें से कुछ पत्ते नीचे फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पत्ते हैं वो रेस्ट में ही बने रहने के कारण क्या करते हैं, वो उस ब्रांच से क्या होते हैं, जो पत्ते वो सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होने के कारण फिर वो पुनः रेस्ट में ही बन जाते हैं। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट रहा आपका। अब इसके बाद हम देखेंगे इनर्शिया ऑफ, तो मोशन देख रहे थे हम। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स मोशन। ये इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? वही है कि मतलब किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो उसके मोशन से कोई भी चेंजिंग होने का क्या करता है, वो अपोज करता है, विरोध करता है। मतलब बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी, वो उसको क्या करेगी, अपोज करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बाइक राइडर है, वो बहुत तेज़ गति से बाइक चलाते हुए क्या कर रहा है, आ रहा है, बहुत तेज़ गति से मूव करते हुए बाइक चलाते हुए आ रहा है। अचानक सडन वो क्या करता है, वो ब्रेक अप्लाई करता है। क्या करता है, वो ब्रेक अप्लाई करता है। तो जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई करता है तो फिर वो फॉल डाउन हो जाता है, मतलब तुरंत वो गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि बॉडी क्या पहले से
इनर्शिया ऑफ मोशन, जो बाइक है वो मूव कर रही है, लेकिन जो पर्सन उस पर बैठा है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब वो रेस्ट पे है। तो जैसे ही वो क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है, जो पर्सन उस पर बैठता है वो क्या होता है, फॉल डाउन हो जाता है, गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट वहाँ पे काम कर रही है। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट बॉडी की वो टेंडेंसी होती है जो अपोज एनी चेंज इन इट्स मोशन, मतलब कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको उसकी पोजीशन में चेंजिंग होने से क्या करता है, वो विरोध करता है। इसी तरह अ बॉय जंपिंग फ्रॉम अ मूविंग बस फॉल डाउन, मतलब कोई बस है चल रहा है, मतलब कोई बस है क्या कर रहा है, वो चल रहा है और इस पर एक बॉय है, लड़का है, वो इस पे से कूदना चाहता है। जैसे वो कूदता है क्या, वो भी गिर जाता है, गिरता है, उसके मुंह दांत फूट जाते हैं, अब जो भी होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, क्योंकि जो बॉय है वो रेस्ट पोजीशन में है और जो बस है आपका वो मोशन में है। तो मोशन में है तो बस तो आपकी चलती रहेगी, लेकिन बॉय क्या है, रेस्ट पोजीशन में, जिसकी वजह से ये लड़का जो है फॉल डाउन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन वहाँ पे काम करती है। जो चलते हुए बस से अगर वो कूदने का प्रयास करता है तो गिर जाता है। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन आपको समझ में आया होगा, ये इनर्शिया ऑफ मोशन है। अब हम देखेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब क्या हम देखेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? ये भी वही है, मतलब कोई बॉडी है, बॉडी की वह प्रॉपर्टी जो अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब कोई बॉडी मूव कर रही है तो किसी न किसी डायरेक्शन में क्या करेगी, वो बॉडी मूव करेगी। तो बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करेगी वो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, लेकिन उसे अगर चेंज करेंगे हम तो उसका क्या करेगी, वो अपोज करेगी। और इसी पोजीशन में हम कुछ एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। अगर हम जैसे मान लीजिए हम कोई कार चला रहे हैं, उसे लेफ़्ट साइड में हम डायरेक्ट क्विकली रूप से मूव करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, कार अचानक फॉल डाउन हो जाता है, गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण ही वो क्या होता है, क्या होता है, फॉल डाउन हो जाता है, गिर जाता है। क्योंकि दूसरी तरफ क्या करता है, फोर्स मेंटेन करने लगता है, जिसकी वजह से अनबैलेंसिंग होता है और अनबैलेंसिंग होने के कारण जो कार होता है वो फॉल डाउन हो जाता है, मतलब पलट जाती है कार। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन अ बस और अ कार टेक्स टू शार्प टर्न, मतलब कोई बस है या फिर जो कार है वो बहुत तेज़ गति से मूव करना चाहती है, देन वी टेंड टू फॉल डाउन, तो क्या होता है, फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इट इज़ बिकॉज व्हेन द कार टेक्स अ टर्न, मतलब जब कार टर्निंग ले रहा था, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज, मतलब बॉडी जो मूव करे उसका डायरेक्शन चेंज करना चाहता है, मतलब जब जैसे ही वो चेंज करना चाहता है तो उसका वो विरोध करती है, मतलब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वहाँ पे आ जाता है, जिसकी वजह से कार क्या होता है या फिर जो बस होता है वो फॉल डाउन हो जाता है। एक और एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। द स्पार्क प्रोड्यूस व्हेन नाइफ इज शार्पेंड अगेंस्ट द ग्राइंडिंग व्हील, मतलब जब हम चाकू को किसी ग्राइंडिंग व्हील पे बहुत तेज़ गति से क्या करते हैं, शार्पेंड करते हैं, तो स्पार्किंग होता है। व्हील गो टू द टेंजेंटली टू द रिम ऑफ व्हील, तो जो व्हील है, जो ग्राइंडिंग व्हील है वो क्या है, तो हमारा जो व्हील का जो रिम है, ऊपर का जो पार्ट है, वो क्या करता है, वो टेंजेंटली मूव करता है। और टेंजेंटली मूव करने के कारण दोनों क्या होते हैं, आपस में रगड़ने के कारण जो नाइफ है, नाइफ का जो पार्ट और जो व्हील का जो रिम है, ऊपर वाला पार्ट, दोनों आपस में रगड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो स्पार्किंग होता है। और स्पार्किंग क्यों होता है? क्योंकि जो व्हील का जो रिम है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज होता है, क्योंकि व्हील आपका कुछ इस मोशन में मूव करता है और जो हमारा चाकू है यहाँ पे ऐसे ही हम रखे रहते हैं। तो ये इसके इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण मूव करने के कारण वो क्या होता है, चाकू जब इस पर रखते हैं तो स्पार्किंग आपका प्रोड्यूस हो जाता है। घर पे भी आप करते होंगे, करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे मोमेंटम। मोमेंटम का जो मतलब होता है वो होता है संवेग, मतलब इसमें वेलोसिटी आएगी। क्या आएगी? हमारी वेलोसिटी आएगी। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, सीधा सा मतलब कोई बॉडी मोशन कर रही है तो कितनी तेज़ गति से मोशन कर रही है, मतलब उसमें कितना मोमेंट आ रहा है। अब इस मोमेंट को हम शॉर्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं। जो मोमेंट है, मोमेंट को कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। मोमेंटम, इसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। अब क्या होता है, जैसे लेट्स एज्यूम कह रहे कोई बॉडी है जिसका वेट क्या है, यम है, और यह वी वेग से क्या कर रहा है,
मूव कर रहा है, तो इसमें कितना मोमेंटम आएगा। द अमाउंट ऑफ मोशन, सबसे पहले थोड़ा ये थोड़ा देख लें मोमेंटम का एक डेफिनेशन यहाँ पर दिया है। द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ मूविंग बॉडी इज नोन एज द मोमेंटम। यहाँ मोमेंटम का एक छोटा सा डेफिनेशन दिया है कि मतलब कोई बॉडी मूव कर रही है तो मोशन का कितना अमाउंट वो कंटेन कर रहा है, मतलब कितनी तेज़ गति से वो, और यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, हमारी मोमेंटम कहलाती है। अब हम बात करेंगे कि मतलब लेट कंसीडर अ बॉडी, मतलब कोई एक बॉडी है जिसका वेट क्या है, यम है, स्मॉल एम है, और वो वी वेग से क्या कर रहा है, वो वी वेग से क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ मूविंग बॉडी नोन एज द मोमेंटम। तो होता क्या है, द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी and it is denoted by P, जो क्या कहलाता है हमारा मोमेंटम। क्या कहलाता है हमारा मोमेंटम। यानी इसे, ये तो हो गया थियरी में। अगर इसे मैथमेटिकली हम डिराइव करें, मैथमेटिकली ये होता है मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये मोमेंट का क्या होता है, फार्मूला है मैथमेटिकली, इस तरह से हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। यूनिट की बात करते हैं हम, इसका यूनिट क्या होता है, तो P इक्वल टू होता है, मास का यूनिट क्या होता है हमारा kg, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। यानी इसका मोमेंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट हो गया। तो जो मोमेंटम आपका सीधा सा मतलब है, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज द मोमेंटम। मोमेंटम का अगर डेफिनेशन मैथमेटिकली आपको देना है, मतलब इस यहाँ से आपको देना है, तो यहाँ से कह सकते हैं आप मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। ये आपको समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा कोई बॉडी है जिसका वेट क्या है 20 kg है, और वह 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। तो इस बॉडी का मोमेंटम बताइए, तो कितना मोमेंटम हो जाएगा 20 × 20, बिकॉज P इक्वल टू क्या होता है m × v। हम क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे वैल्यू, तो 400 kg मीटर पर सेकेंड, ये हमारा मोमेंटम निकल गया। मोमेंटम जो आपकी बॉडी है वो किसी भी बॉडी के मास पर डिपेंड करती है, मतलब मास जितना अधिक होगा उस बॉडी की मोमेंटम भी क्या होगी, उतना ही अधिक होगी। और दूसरा क्या कह रहा है, मोमेंटम इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के वेलोसिटी पे क्या करती है, वो उस पर भी डिपेंड करती है। यानी कि जो मोमेंटम है वो किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा अधिक होगा बॉडी का मोमेंटम भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो ये मोमेंटम का रहा आपका। मोमेंटम आपको समझ में आ गया होगा। मोमेंटम आपका क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू m × v, मास इंटू वेलोसिटी। इसका ऐसा यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आपका सेकेंड चैप्टर है उसका मैंने पूरा पार्ट आपका क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। अभी और भी बहुत सारे हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।